नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। 67 उम्मीदवारों की सूची में 12 विधायकों के टिकट कटे हैं। 12 में से 3 मंत्री हैं। 2019 में बीजेपी को 90 सीटों में से 40 सीटें आई थी और 50 पर बीजेपी हार गई थी। इन हारी हुई सीटों पर भी 28 जगहों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। तो इस तरह से 40 सीटों पर टिकटें कटी हैं या बदल दी गई हैं। इसे लेकर हरियाणा बीजेपी से इस्तीफे और बगावत की भी खबरें आने लगी हैं। हम आज के वीडियो में टिकट काटने और दूसरे दलों से लाकर टिकट देने की बीजेपी की रणनीति पर बात करेंगे। मंत्रियों का टिकट कटा है। खेल मंत्री, ऊर्जा मंत्री का टिकट। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों का, विधायकों का काटती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी टिकट काट दी है, मौजूदा विधायकों का और दूसरे दलों से विधायक या नेता लाकर उन्हें टिकट देती है, यह पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहता है। ऐसा किसी भी दूसरे दल में नहीं होता है। यह बताता है कि बीजेपी दूसरी पार्टी पर किस तरह से नजर रखती है। अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के विधायकों पर भी काम करती है। उसके दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध का पता चलता है और सरकार और न्यायपालिका के भीतर भी बीजेपी के संबंध कितने गहरे हो चुके हैं, यह भी पता चल जाता है जब चुनाव आता है। हरियाणा चुनाव पर यह हमारा पहला वीडियो है। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता हाईकोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देकर अभिजीत गंगोपाध्याय 2 दिन के भीतर बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट दे देती है। जीतकर सांसद बन जाते हैं। बीजेपी में जज हो और जेलर ना हो, यह कैसे चलेगा? तो अब जेलर भी बीजेपी में आ गए हैं। जज साहब की तरह जेलर साहब भी 3 दिन पहले रिटायरमेंट लेते हैं। दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार बना दिए जाते हैं। सुनील सांगवान के बारे में कहा जाता है कि उनके जेलर रहते हुए हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में दोषी करार दिए गए राम रहीम को 6 बार पैरोल और फरलो दी गई। जेल अधीक्षक की सिफारिश पर ही किसी कैदी फरलो या पैरोल दी जाती है। राम रहीम को अभी तक 10 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है, जिनमें से 6 बार सुनील सांगवान ने सिफारिश की। अब यह बीजेपी से उम्मीदवार हो गए। क्या सुनील सांगवान बीजेपी के हिसाब से सिफारिश कर रहे थे? हर चुनाव के समय राम रहीम को बाहर कर दिया जाता है। एक तरह से जो जेलर बीजेपी की मदद कर रहे थे चुनाव में, अब वह बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे। इस तरह से आपको अलग से न्यायपालिका में या कार्यपालिका में बीजेपी आरएसएस को देखने की जरूरत नहीं है। आप केवल बीजेपी को ही देख लीजिए, वहां आपको न्यायपालिका और कार्यपालिका का दर्शन हो जाएगा। ऐसी कितनी पार्टी है जहां जज और जेलर दोनों के दर्शन हो जाए? अब तो सरकारी कर्मचारियों को भी आरएसएस की शाखा में जाने के लिए कह दिया गया है। जाहिर है वे कांग्रेस के सेवा दल में तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। आरएसएस की शाखा में जाते रहेंगे तो विधायक और सांसद होने का चांस भी रहेगा। कार्यपालिका का क्या काम होगा, इसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक आपके बच्चे के पास गौरक्षक बनने का अवसर मौजूद है, देश का क्या होगा यह सब मत सोचा कीजिए। गाना गाया करिए, ये डैडी कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा गौरक्षक बनेगा। अब आते हैं बीजेपी के विधायिका से संबंध पर। बीजेपी अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के विधायकों से भी वैसा ही रिश्ता रखती है जैसा जेलर साहब या जज साहब बीजेपी से रखते होंगे या बीजेपी उनसे रखती होगी। कुछ दिन पहले जननायक जनता पार्टी से 5 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं। इस पार्टी के 2 अन्य नेता भी शामिल होते हैं जो विधायक नहीं है। इन सभी 7 को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। चंद दिन पहले भाजपा से भाजपा में आए इन नेताओं को टिकट मिला। कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी टिकट मिला और एक इन लोग से आए नेता को भी मिल गया। इस तरह से संसद की लिस्ट में 10 दूसरे दल से आए नेता हैं जो हाल ही में भाजपाई हुए हैं। 10 सीटों पर बीजेपी के क्या अपने उम्मीदवार नहीं हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता तो होंगे ही। क्या कोई भी इस लायक नहीं था जिसे बीजेपी इन 10 सीटों पर टिकट दे सकती थी? इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वरना कहेंगे कि कांग्रेस में भी तो यही होता है। कांग्रेस की नकल में आज बीजेपी की यह हालत हो गई है कि उसके 10 नेता कहीं खड़े हो जाएं, वो 3-4 पूर्व कांग्रेसी भी नजर आने लगते हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक विस्तार पर चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष भी सपा या राजद से लाकर बना दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। हरियाणा के सफीदों
खरखौदा, टोहना, उकलाना और बेरी में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता और नेता क्या था ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा के साथ साथ हालात भी खराब हैं। जजपा से आए 7 नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया। इनमें से 4 जाट हैं और 3 गैर जाट। इस बार बीजेपी ने 13 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनमें से 4 जजपा से आए हैं। जाटों को हाशिए पर लगाने की रणनीति या प्रयोग बीजेपी को यहां तक ले आई है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से जाट उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं। 2019 में जब जाट काफी नाराज हुए तब जजपा का अस्तित्व सामने आता है। इसे लेकर बहुत सी बातें कही जाती रही। एक झटके में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी के साथ रहते हैं। चुनाव आते ही अब दोनों अलग हो चुके हैं। देखिए, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी खुद को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है, और आज हरियाणा में हालत क्या है कि उसके पास हरियाणा में 90 सीटों पर, केवल 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने लायक नेता नहीं। इसी का कारण है कि पार्टी को, चाहे आप लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, उसमें दूसरे दल से आए हुए नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। आपको ध्यान होगा, अभी जून में जब चुनाव के परिणाम आए, आपके जो लोकसभा चुनाव हुआ इस बार, उसमें जो भाजपा के 10 प्रत्याशी खड़े हुए थे भाजपा टिकट पर, उनमें से केवल 4 बीजेपी के थे मूल काडर के और 6 आयतित प्रत्याशी थे। और अब विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो कल जो पहली सूची आई है उसमें 67 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, और इनमें से 10 जो प्रत्याशी हैं वो दूसरी पार्टियों से इंपोर्टेड है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसका हरियाणा और देश में 10 साल से शासन है। और वो हरियाणा में क्या दावा करती है? वो हरियाणा में दावा करती है कि उसके पास पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन है। अगर पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन है तो उसको जेजेपी से 7 प्रत्याशी बुला करके टिकट क्यों देनी पड़ी लास्ट मोमेंट में? मतलब आप कल पार्टी में आए और आज आपको टिकट दे दी गई। इसी तरीके से श्रुति चौधरी को टिकट दी गई, किरण चौधरी की बेटी को। इसी तरीके से विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा जी को टिकट दी गई कालका से। और निखिल मदान जो सोनीपत के मेयर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। तो 67 में से 10 प्रत्याशी अब तक भारतीय जनता पार्टी बाहर से लाए हुए लोगों को दे चुकी है। अब फिर बात करते हैं कि भाजपा परिवारवाद की बात करती है। 6 सीटों पर अभी तक राजनीतिक परिवारों के प्रत्याशी हैं, जिनमें से 3 पूर्व सीएम के वंशज भी, जिनमें राव अपने बीरेंद्र सिंह जी की पौत्री है, चौधरी भजनलाल जी की पौत्री है और चौधरी बंसीलाल जी की पौत्री, ये तीनों भी टिकट लड़ रही हैं, जो परिवारवाद का, जिसको आप कहते हैं, जिसका विरोध करते हैं उसके बावजूद। और सबसे रोचक बात आपके दर्शकों के लिए एक और बता दूं कि इस देश की जो सबसे धनी महिला है सावित्री जिंदल, जो हिसार से टिकट मांग रही थी और जिनके बेटे नवीन जिंदल भाजपा की टिकट पर हाल ही में कुरुक्षेत्र से एमपी निर्वाचित हुए, उनको टिकट नहीं दिया गया है। देश की सबसे धनी महिला है, उनको टिकट नहीं मिला। फिर आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, हरियाणा में जो राजनीति है, जो भाजपा की जो पूरी राजनीति का कोर है, वो बनाम है। कहीं हिंदू बनाम मुस्लिम, कहीं जाट बनाम नॉन जाट, और हर स्टेट में ऐसे ही करते हैं। तो हरियाणा भी उसका कोई वो नहीं है, हरियाणा भी उसका एक एक्सटेंशन है। और आपको पता है कि जब से भाजपा की सरकार 2014 से हरियाणा में आई, हरियाणा का जो सबसे बड़ा समुदाय है जाटों का, उसको आइसोलेट करने की सभी संभव कोशिशें की गई। और उससे परिणाम क्या हुआ कि भाजपा के जितने भी अपने जाट नेता थे, अपने काडर से राइज किए हुए नेता थे, उन सब के कैरियर चौपट हो गए। उसका कारण सिंपल है, भारतीय जनता पार्टी का जाटों के प्रति रवैया देखें तो उसके बाद जो भी व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का हो चाहे बाहर से आया हुआ जाट प्रत्याशी हो, वो जब चुनाव में जाता है तो जो जाट बीजेपी की टिकट पर आया चुनाव लड़ने, उसको जाट तो जाट मानते ही नहीं, कि जो भाजपा की टिकट लेके आया उसको हम जाट नहीं मानते। और जो बाकी 35 बिरादरी है वो उसको जाट मानती है। तो ना तो अपनी बिरादरी उनको वोट देती है और ना गैर जाट वोट देते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ, पिछली बार 2019 में भी आपने देखा कि ओम प्रकाश धनखड़ जो एबीवीपी से चले थे, आज भी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, कैप्टन अभिमन्यु जैसे लोग जो पार्टी के शुरू से वो रहे हैं, वो भी चुनाव हार गए। और पार्टी के जितने बड़े नेता थे वो सारे के सारे चुनाव हार गए। तो ये जो सबसे बड़ी जाट राजनीति की जो वो करते हैं, जाट बनाम की, उसका परिणाम सामने ये है कि भाजपा के पास हरियाणा में जो अपने काडर था जाटों का, वो तो बेचारे इस बात से हार गए कि वो बीजेपी के हैं और बाकी सब ने उनको वोट नहीं दिया। बाकी सब जगह 40 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन जाटों का कैरियर चौपट कर दिया गया। ये सारी स्थिति हरियाणा के अंदर है।
और आज हालत ये है कि जब जब से लिस्ट आई है, हरियाणा में 67 टिकटें दी गई हैं और कम से कम 1.5 दर्जन जगह पर, जो पार्टी अपने आप को अनुशासित कहती है भाजपा, उसमें खुले आम सरे आम अगर आप देखेंगे देश हरियाणा में, उसमें हर जगह पर बगावत के सुर हैं। बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और बहुत सारे छोड़ने वाले हैं। मैं किसी भी दल के जीतने हारने की भविष्यवाणी से खुद को दूर रखने की कोशिश करता हूं। इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है। अभी से ही कई पत्रकार रिजल्ट घोषित कर चुके हैं। मूल बात है कि क्या बीजेपी अब मोल भाव करने की स्थिति में नहीं रही? दूसरे दलों से तोड़कर विधायक नेता लाते लाते वह इतनी दयनीय हो गई कि कहीं से भी कोई मिल जाए उसे लाकर टिकट दे देती है। या ऐसे भी है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पे अब नेता दिखाई नहीं देते और दूसरे दल के नेताओं में विधायक या सांसद ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। निखिल मदान को सोनीपत से टिकट दिया गया। मदान कांग्रेस से सोनीपत के मेयर चुने गए। उन्हें काफी वोट मिला था और हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। निखिल मदान को बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री रही कविता जैन का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है। अमर उजाला दैनिक भास्कर ने लिखा है कि इसे लेकर बीजेपी में विद्रोह हो गया है। रतिया से भी विधायक रहे लक्ष्मण नापा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन राज बडोली को इस्तीफा भेज दिया है। रतिया से उनका टिकट काट दिया गया था। बीजेपी के साधारण कार्यकर्ताओं और नेताओं की दाद देनी पड़ेगी। दूसरे दलों से आए उम्मीदवारों के लिए काफी मेहनत करते हैं। लोकसभा में 100 उम्मीदवार थे जो दूसरे दलों से आए। बीजेपी ने उनके लिए बहुत मेहनत की। बीजेपी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। जैसे ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई भी अपना अकाउंट खोल सकता है, चाहे किसी भी धारा या विचारधारा का हो। बस कोई भी आ जाए, कोई भी जीत जाए। जिसने 2 दिन पहले आलोचना की, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिए, वह भी आ जाए, स्वागत है, टिकट मिलेगा। नरेंद्र मोदी भी प्रचार करेंगे। लगता है बीजेपी आंतरिक तौर पर यही मानती है कि काम के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता। उसका काम भी अच्छा नहीं है। जिस नेता ने उसके खिलाफ जनता के बीच रहकर मेहनत की है, उसे मिला लो, बुला लो, अपने प्लेटफॉर्म से टिकट दे दो, जितवा दो, ताकि हम सत्ता में रहें। काम किया गया होता तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता काम का झंडा लेकर घूम रहा होता, मगर अब वह दूसरे दलों से आए नेताओं का झंडा लेकर घूमा करेगा। अब देखिए नायाब सिंह सैनी की हालत। लोकसभा से पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इसी 4 जून को करनाल उपचुनाव से विधायक बनते हैं। पहले कुरुक्षेत्र से सांसद थे, उसके पहले अंबाला के नारायणगढ़ से विधायक और 3 महीने में ही इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। लाडवा से लड़ने चले गए, जो कुरुक्षेत्र में आता है। 10 साल में नायाब सैनी 4 जिले और 4 सीटें बदल चुके हैं। यह मुख्यमंत्री का हाल है, जो 3 महीने पहले जीती गई सीटों पर जनता का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इसे एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है कि लाडवा से सैनी जीत जाए जहां पार्टी का चांस खराब हो, और करनाल से कोई और जीत जाए, इस तरह से 2 सीटें आ जाएं। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। यही काम कांग्रेस ने लोकसभा में किया। अमेठी से राहुल नहीं लड़े, रायबरेली से लड़ गए। कांग्रेस को 2 सीटें मिल गई। लेकिन मुख्यमंत्री ही अगर सीट बदल रहे हैं तो इससे क्या संदेश जाएगा? जिनके नेतृत्व में चुनाव होना है वही सीट बदलने में लगे हैं। लेकिन टिकट काटने या दूसरे दलों से नेताओं को लाकर टिकट देने में बीजेपी का कुछ तो कमाल है, जो दूसरे दलों से अलग है। क्योंकि कई चुनाव में देखा गया कि बीजेपी ने जितने टिकट काटे हैं उसमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत गई है। तो विपक्ष को देखना चाहिए कि जहां बीजेपी टिकट काटती है वहां वह क्यों नहीं बीजेपी को हरा पाता है। देखना होगा कि जिन 12 सीटों पर बीजेपी ने पहली लिस्ट में टिकट काटे हैं और जिन 10 सीटों पर दूसरे दलों के नेताओं का टिकट दिए हैं, यानी 22 सीटों पर विपक्ष की क्या रणनीति होती है। इन 22 सीटों के नतीजे ही बताएंगे कि 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी कहां पहुंचती है और कांग्रेस आगे निकलती है या नहीं। क्या हर बार यह जिताऊ फार्मूला साबित होगा? यह भी एक सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लगभग 1/4 उम्मीदवार किसी और दल से पिछले 10 साल में बीजेपी में आए थे। कुल 441 में से 110 ऐसे उम्मीदवार थे
इन 110 में से 90 से भी ज्यादा पिछले 5 साल में अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए। इनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। 110 में से 69 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हार गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अब पक चुका है दूसरे दल से आए नेताओं को विधायक या सांसद बनाते हुए। लेकिन अब भी बीजेपी का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि जिनके टिकट काटे गए हैं उन सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलती है। दूसरे दलों में जब टिकट कटता है तब विद्रोह हो जाता है। बीजेपी में भी होता है मगर बहुत सीमित स्तर पर, आमतौर पर बहुत बड़ा विद्रोह नहीं होता। मुझे पता है आप जम्मू कश्मीर की पहली सूची का उदाहरण देंगे कि वहां विद्रोह हुआ, बीजेपी को लिस्ट वापस लेनी पड़ी, लेकिन जब दोबारा जारी हुई तब बीजेपी ने उस लिस्ट में बदलाव नहीं किया। जिनके टिकट कटने थे उनके कटे ही रहे। एक पार्टी के तौर पर बीजेपी ने टिकट काटने को नॉर्मल बना दिया, मगर ये भरम मत रखिएगा, अनुशासन से यह सब संभव हुआ है। ईडी का भय जितना विपक्ष पर है उतना ही बीजेपी पर भी है। सबको पता है विद्रोह किया तो ईडी का सामना करना पड़ जाएगा। यहाँ संघ का अनुशासन नहीं चलता है। ईडी का डर भारत की राजनीति को कैसे संचालित करता है उसे बारीकी से देखा कीजिए। लेकिन हमेशा से ईडी का भय रहा हो ऐसा नहीं। एक नेता, मजबूत नेता की छवि के नीचे गुजरात बीजेपी से बगावत का स्वर हमेशा के लिए खत्म हो गया। चंद अपवादों को छोड़ दें तो वहां टिकट कटने पर लोग चुपचाप घर चले जाते हैं और दूसरे यानी नए उम्मीदवार को जिताने में लग जाते हैं ताकि पार्टी नेतृत्व की त्रियक दृष्टि का कोप भाजन न बनना पड़े। गुजरात में सबसे अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट 2007 में कटे जब नरेंद्र मोदी विधायक थे। 47 विधायकों के टिकट गए। 2012-2017 में 30 विधायकों के टिकट काट दिए गए। 2022 में गुजरात विधानसभा का चुनाव होने वाला था। बीजेपी ने 45 विधायकों के टिकट काट दिए, इनमें से 43 जीत गए। 22 की गुजरात चुनाव में तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्पीकर तक का टिकट काट दिया गया। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे, पूर्व विधायक हो गए। जनता ने नहीं, पार्टी ने इन्हें पूर्व विधायक बनाया। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने करीब 50% सांसदों को टिकट काट दिए। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी है। इस चुनाव में बीजेपी ने 10% दल बदलुओं को टिकट दिया। 2022 के पहले कभी भी गुजरात में 10% टिकट दल बदलुओं को नहीं दिया गया था। 2018 के कर्नाटक का चुनाव में बीजेपी ने 26% दल बदलुओं को टिकट दिया था। 26%। इस तरह से बीजेपी आयात करती है दूसरे दलों से नेताओं को। यह बताता है कि मोदी सरकार या मोदी के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और सांसद बहुत काम नहीं करते हैं, केवल मोदी मोदी करते हैं। ठीक यही बात दूसरे दलों पर भी लागू हो सकती है, लेकिन बीजेपी अलग पार्टी होने का दावा करती है। तो हम बीजेपी का विश्लेषण कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर कोई जमीन पर काम नहीं करता। लगता है अगर प्रेरणा का रोल होता तो इतने विधायकों के टिकट नहीं काटे जाते। ऐसा लगता है कि बीजेपी केवल विधायक और सांसद बनाने की पार्टी नहीं, बल्कि विधायक और सांसदों को आगे पूर्व लिखवाने वाली पार्टी भी है। जनता हरा दे वो अलग है, लेकिन बीजेपी भी खुद से पूर्व विधायक या पूर्व सांसद बनाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 130 से अधिक सांसदों के टिकट काट दिए। ऐसे सांसदों के भी टिकट काट दिए जो 4 लाख वोटों से जीते थे। 2019 में बीजेपी ने 99 सांसदों का टिकट काट दिए। 2 चुनाव में बीजेपी के टिकट से जीतने वाले 200 से अधिक सांसद पूर्व हो गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के सिस्टम में 10 साल में 200 से अधिक नेता पूर्व सांसद होकर घूम रहे हैं? हम तो पूर्व विधायकों की पूरी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी देखिए कि बीजेपी पूर्व बनाकर अपने कितने कार्यकर्ताओं को, सांसद और विधायकों को पेंशन दिलवा देती है। ऐसे भी देखने में कोई दिक्कत नहीं। किसी को रिसर्च करना चाहिए कि सबसे अधिक बीजेपी के नेता पूर्व विधायक और पूर्व सांसद के तौर पर पेंशन ले रहे हैं या नहीं।
यह कमाल की सफल रणनीति है। जनता तैयार बैठी रहती है कि अब की फला उम्मीदवार आया तो सबक सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी ही उसे बदल देती है। अगर आप यह समझ रहे हैं कि केवल जनता की नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी ऐसा करती है तो थोड़ा रुकिए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 7 में से 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए। सभी जीत गए, 6 नए उम्मीदवार जीत गए। अकेले दिल्ली में 6 सांसद हैं जो पूर्ण वेतन ले रहे हैं और इतने ही सांसद हैं जो पूर्व सांसद के तौर पर पेंशन ले रहे हैं। यह केवल 2019-24 के चुनाव में हुआ। पता नहीं हजारों करोड़ के चंदे का क्या होता होगा जब अधिकांश पेंशन और वेतन पर ही बीजेपी में घूमने वाले पूर्व विधायक और विधायक टहल रहे हैं। लगता है विधायिका के कोटे से वेतन दिलाने, पेंशन दिलाने का खेल कोई समझ गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया। वहां 4 सितंबर को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पेंशन रद्द करने के लिए एक विधायक पारित कर दिए गए। 10वीं अनुसूची को आम भाषा में दल बदल निरोधक कानून कहा जाता है। इस विधेयक में ऐसे कानून के तहत अयोग्य पाए गए सदस्यों द्वारा जो पेंशन ली जा रही है उसकी वापसी करने की भी अनुमति दी गई है। यह पहले नहीं था, अब जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस विधेयक को पेश किया और सदन में पारित किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मानदंडों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए यह संशोधन जरूरी था। यह भी कहा कि विधेयक उन लोगों को रोकने का काम करेगा जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं या गिराने के लिए समर्थन करते हैं। लेकिन क्या विपक्ष के पास बीजेपी के इस फॉर्मूले का कोई जवाब है? टिकट काटने के फॉर्मूले का? लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया था कि उम्मीदवार बदल दिए, सांसद ने काम नहीं किया, लेकिन तब भी दिल्ली की जनता ने उन्हीं नए उम्मीदवारों को वोट दिया। परवाह नहीं किया कि पुराने ने काम नहीं किया। यह भी बीजेपी और मतदाता के बीच के रिश्ते को लेकर काफी कुछ कहता है। हाँ, अकादमिक चर्चा के लिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी के टिकट पर जीतकर लोग काम नहीं करते। अब यह आरोप तो दूसरे दलों पर भी लग सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र की सेवा, धर्म की रक्षा वगैरह वगैरह का दावा करने वाली बीजेपी के इतने विधायक और सांसद जीतने के बाद क्या जनता की सेवा नहीं करते? असल में बीजेपी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना भी उसके नेता का दूसरे दलों के नेताओं से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। मैं इसके सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के चुने हुए सांसद विधायक यही करते रह जाते हैं, जनता को भरमाते हैं कि उसके बीच मौजूद हैं, धार्मिक कार्यक्रम में आए हैं, हर त्योहार में वे शामियाने में चले जाते हैं, मिलते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लेकिन जनता तो काम करने के लिए चुनती है। आप खुद देखिए कि बीजेपी के चुने हुए सांसद या विधायक धार्मिक आयोजनों के पोस्टर ज्यादा लगाते हैं या अपने काम के। हरियाणा के बाद जब महाराष्ट्र के टिकटों की सूची आएगी तब शायद पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि बीजेपी के भीतर उसकी पार्टी के अपने कार्यकर्ता कितने हैं जो इन दिनों सदस्यता का कार्ड बनवाकर उत्साह के साथ ट्वीट कर रहे हैं, या दूसरे दलों से आए नेता कितने हैं जिनके पास ऐसा वाला कार्ड अभी नहीं है। जज और जेलर को टिकट देकर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। जो लोग सरकार में रहकर उसकी सेवा करे, पार्टी के भीतर भी आकर उन्हें पार्टी की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। मैंने इसका जिक्र नहीं किया कि कितने पोते पोतियों को टिकट मिला है। इस एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में देश का बहुत सारा वक्त व्यर्थ में गवा दिया और अपना भी। उनके भाषणों में बताने के लिए जब नया काम नहीं होगा तो परिवारवाद पर लंबा लंबा बोलकर आधा समय खर्च कर देते हैं। किस किस मंच से उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन पार्टी के भीतर ही परिवारवाद से नहीं लड़ पाए और तो और दूसरी पार्टियों से परिवार लेकर आ गए। उम्मीद है आप अपने बेटे को गौरक्षक बनाने की ट्रेनिंग दे रहे होंगे, बल्कि इसके लिए गौरक्षक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोर्स होना चाहिए। अगर आपका बेटा यानी सन गौरक्षक नहीं बनेगा तो क्या करेगा? खाली बैठकर कब तक ट्विटर पर ट्रोल खाता रहेगा? नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।